जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। स्वाध्याय की श्रृंखला में प्रस्तुत है पुस्तक नारी उत्थान की समस्या और समाधान। कुरीति निवारण का मोर्चा। पानी वहां भरता है जहां गड्ढा होता है। कुरीतियां, मूढ़ मान्यताएं, अंधविश्वास का कीचड़ भी प्राय उन्हीं क्षेत्रों में जमता है जहां भूमि समतल होने की अपेक्षा खार खंदक वाली होती है। दलदल वहीं बनता है। कुरीतियों के संबंध में भी यही बात है। सभी जानते हैं कि आर्थिक पिछड़ेपन की तुलना में बौद्धिक पिछड़ेपन ने व्यक्ति और समाज को कितना आहत किया है। आर्थिक क्षेत्र में जितनी दुर्दशा इन दिनों दीख पड़ रही है, उनमें कुरीतियों का बहुत बड़ा हाथ है। इसी प्रकार सामाजिक विघटन में भी इन मूढ़ मान्यताओं का बहुत बड़ा हाथ है। इनसे ग्रसित यूं तो पुरुष भी पाए जाते हैं, पर वे बाहरी संपर्क में रहने से दूसरों का प्रभाव भी ग्रहण करते हैं, विचारशीलता का भी प्रयोग करते हैं। फलतः कुरीतियों में फंसे रहते हुए भी उनके प्रति न तो कट्टर होते हैं और न विश्वासपूर्वक उनका समर्थन ही करते हैं। किंतु महिलाओं की, विशेषतया अशिक्षित महिलाओं की स्थिति इससे सर्वथा भिन्न है। वे मूढ़ मान्यताओं को ही, धर्म, शास्त्र और परंपराओं को ही पूर्वजों की परिपाटी मानती हैं। अधिकांश की यही स्थिति है। उस समुदाय में प्रगतिशीलों और विचारशीलों की संख्या कम ही मिलती है। यहाँ तक कि शिक्षिताएं भी इन रूढ़िवादियों के बहुमत के सामने अपने मस्तक झुका देती हैं। न तो डटकर विरोध कर पाती हैं, न समझाने बुझाने का उपक्रम अपनाकर उन्हें यथार्थता, अभ्यर्थता का वास्तविक बोध कराती हैं। विरोध करने पर उतारू होना तो और भी अधिक साहस का काम है। इसके लिए तो उनका मानस बन ही नहीं पाता। कौन झंझट में पड़े, कौन बुराई मोल ले, आदि बातें सोचकर वे प्रतिभावान नारी नर चुप ही बैठते हैं, जो यदि चाहते तो विचार क्रांति की दृष्टि से बहुत कुछ कर सकने में समर्थ हो सकते थे। हल्की कुरीतियों में भाग्यवाद का विष ऐसा है जो प्रगति के लिए, सुधार के लिए कुछ भी करने से रोकता है। जो भाग्य में, जन्म कुंडली में लिखा है वह होकर रहेगा। हाथ की रेखाएं मिटती नहीं। जो होना है उसे विधाता पहले ही रच देता है। आदि मान्यताएं मनुष्य को उज्जवल भविष्य के प्रयत्न करने, योजनाएं बनाने से रोकती हैं, यथा स्थिति बनाए रखने के लिए आलसी बनाती हैं। कई बार तो किसी भविष्य वक्ता द्वारा अशुभ, अनिष्ट बता दिए जाने पर लोग भयानक चिंता में ग्रस्त होते हैं, डरते कांपते रहते हैं और कई बार तो उसी कुचक्र में बहुत कुछ लुटा गंवा बैठते हैं। भूत, प्रेत, टोना, टोटका, ग्रह दशा आदि की मान्यताएं सर्वथा तीर तुक्का हैं, पर कितने ही लोग पत्थर की लकीर मान बैठते हैं और अशुभ, अनिष्ट की संभावना का निवारण करने के लिए पशु बलि, मनुष्य बलि जैसे कुकृत्य करते हैं। किसने जादू किया, इसके लिए किसी पर भी दोषारोपण करते हैं, उसके दुश्मन बनते या उसे अपना दुश्मन बनाते हैं। इस आधार पर वहाँ भी विग्रह विद्वेष पनपता है जहाँ सहज सद्भाव रह सकता था। कितनी ही कुरीतियाँ अपने समाज में प्रचलित हैं, जिनमें एक ही जाति पाति के आधार पर ऊंच नीच की मान्यता बनाने की बात सर्वथा बेतुकी है। इस आधार पर अपना दायरा छोटी जाति, उपजाति तक सीमित रह जाता है और दूसरे लोग वीराने प्रतीत होने लगते हैं। विवाह शादियों में यह एक भारी अड़चन है। अपनी ही उपजाति में संबंध करने का दुराग्रह ऐसा अड़ंगा है जिसके कारण उपयुक्त संबंध ढूंढने में भारी अड़चन पड़ती है। छोटे दायरे में अच्छे लड़के लड़की कठिनाई से ही मिलते हैं। ऐसी दशा में देन दहेज की मांग बढ़ती है, नीलामी बोली लगती है। जो अधिक दाम लगाता है वह खरीदता है। यदि यह अड़ंगा न हो तो दायरा और अच्छे जोड़े तलाश करने में कहीं कोई अवरोध न रहेगा। इस संबंध में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक अनुदार पाई जाती हैं। वे ही जाति उपजाति के दायरे में रहने और अधिक दहेज वसूलने
में उत्साह दिखाती हैं। उनकी बात न मानने पर घर में विग्रह खड़ा होता है। ऊंच नीच की, जाति पात की संकीर्णता के आधार पर समाज छोटे छोटे दायरे में बंटता है और सामूहिक सद्भाव का वातावरण बनाने में अवरोध उत्पन्न होता है। नीच जाति समझे जाने वाले लोगों को अनेकों असुविधाओं का त्रास सहना पड़ता है, जबकि ऊंची जाति का समझने वाले अकारण अपने अहंकार में डूबे रहते हैं। यह ऐसा मनोवैज्ञानिक विग्रह है जिसके कारण समग्र प्रगति की योजनाओं को सफल बनाने में असफल रहना पड़ता है। दूसरी कुरीति है नर और नारी का भेदभाव। नारी को हेय मानना, इस प्रचलन का समर्थन यदि पुरुष करे तो बात समझ में आती है कि इस आधार पर उसे नारी का शोषण करने का अधिकार मिलता है, उस पर स्वामित्व जमाने, अपने अधिकार में पशुओं की तरह उसे रखने का गर्व जैसा अवसर मिलता है। नारी को मिलने वाली सुविधाओं को वह पति के नाम पर स्वयं हड़प जाता है। पर आश्चर्य तब होता है जब नारी नारी का शोषण करने, उसे तिरस्कृत स्थिति में रखने में पुरुष से भी 2 कदम आगे बढ़कर अपनी भूमिका निभाती है। कन्या जन्मने पर पिता से अधिक माता को दुख होता है। पुत्र प्राप्ति करने के लिए मनौतियां मनाने में वही आगे रहती है। पुत्र जन्म पर उत्सव मनाने के लिए उसी का अधिक आग्रह रहता है। कन्या जन्मने पर घर की नारियां ही अधिक मुंह लटकाए देखी जाती हैं, जबकि होना यह चाहिए था कि वे अपने वर्ग की बढ़ोतरी होने पर अधिक प्रसन्न होती, क्योंकि वे स्वयं भी तो पुत्री के रूप में जन्मी थीं। स्वयं जीवन भर अपमानित रहीं। अब उनने भी अपने ही सजातीय उत्पादन को तिरस्कृत करना आरंभ कर दिया। लड़के लड़की को समान दुलार देने, सम्मान देने से घर के पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी 10 कदम आगे रहती हैं। वे लड़कों को वरिष्ठता देती हैं और लड़कियां उन्हीं के द्वारा सुविधाओं से वंचित रखी जाती हैं। प्यार दुलार में भी भेदभाव रहता है, कपड़े खिलौने आदि में भी। सास बहू की लड़ाई प्रसिद्ध है, इसी प्रकार ननद भावज की भी। इसका तात्कालिक कारण जो भी हो, पर वस्तुतः मूल में यही मनोवृत्ति काम करती है कि बड़ी आयु की, बड़े पद की नारी अपने से छोटों पर कड़ाई करे, उसे अपमानित स्थिति में रहने के लिए बाधित करे। संयुक्त परिवार के न चलने देने में प्रायः स्त्रियों की ही संकीर्णता बाधित होती है। इस अलगाव के चरितार्थ होने पर हर दृष्टि से हर सदस्य की हानि ही हानि है। बाल विवाहों में उतावली, विधवा विवाह में अड़ंगेबाजी प्रायः उन्हीं की ओर से रहती है। यहाँ यह नहीं कहा जा रहा कि पुरुष इन मूढ़ मान्यताओं से अछूते हैं। वे भी पिछड़ेपन को परंपरा मानकर उसका समर्थन करते रहते हैं, पर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो प्रतिगामिता के प्रति कट्टरता उन्हीं की अधिक देखी जाती है। अब घूंघट निकालने की प्रथा समाप्त प्रायः हो चली है, पर सासें अभी भी वधुओं पर उसे अपनाए रहने का दबाव डालती हैं। अशिक्षा बनाए रहने में आग्रह नारी समुदाय का ही अधिक रहता है। उस वर्ग में शिक्षा को पुरुष की तरह नारियों के लिए भी आवश्यक होने की मान्यता बन पड़े तो समझना चाहिए कि 3/4 समस्या का समाधान हो गया। किसी कार्य के लिए इच्छा तीव्र हो तो साधन जुटने में कोई कठिनाई नहीं रहती। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं जिनमें जेल भुगतते रहने पर भी वही कंकड़ और लोहे के तसले का सहारा लेकर शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर ऊंचे विद्वान बन गए। इसके विपरीत ऐसी घटनाओं की भी कमी नहीं जो बताती हैं कि समस्त सुविधाएं रहने पर भी मन न लग सके और 1000 प्रयत्न करने पर भी शिक्षा से वंचित ही रह गए। महिला समाज में प्रगतिशीलता का बीजारोपण पुरुषों से भी अधिक आवश्यक है। पुरुष तो जनसंपर्क में अपने अनेक प्रकार के घटनाक्रम देखता है, उनसे प्रभाव ग्रहण करता है और किसी कदर कट्टरता को घटा लेता है, पर
स्त्रियों को घर के छोटे पिंजड़े में कैद रहने और प्रगतिशील समुदाय से वास्ता न पड़ने के कारण परंपराएं ही सब कुछ बनी रहती हैं। समय की गति और आवश्यकता से वे अवगत नहीं हो पाती। फलतः अपेक्षाकृत उन्हें प्रतिगामिता के प्रति अधिक दुराग्रही पाया जाता है। परिस्थिति बदलने से पहले मनस्थिति बदलना आवश्यक है, अन्यथा सुधरी हुई परिस्थिति के अनुरूप आचरण करने, उन प्रयासों में सहयोग देने की बात ही न बन पड़ेगी। जुटाए गए सुधार साधन ऐसे ही ठुकराए जाते रहेंगे, उपेक्षित अस्त व्यस्त पड़े रहेंगे। इस संदर्भ में किए गए सरकारी प्रयत्नों की असफलता का प्रधान कारण यही है कि लोकमानस उनमें रस लेने, उत्साह प्रदर्शित करने जैसा बनाने की आवश्यकता न समझी गई और साधन पर थोप दिए गए। अरुचि होने पर किसी कार्य को समर्थन, सहयोग नहीं मिल सकता, भले ही वह कितना ही उपयोगी, कितना ही लाभदायक क्यों न हो। तीर्थ यात्रा के नाम पर अरबों खरबों की संपत्ति हर वर्ष खर्च होती है। धार्मिक कर्मकांडों में भी असीम राशि खर्च होती है। यदि परंपरावादियों में सामयिक आवश्यकताओं और मांगों का स्वरूप एवं परिणाम प्रस्तुत किया गया होता तो इतने भर से प्रचलनों में कायाकल्प जैसा परिवर्तन संभव हो सका होता। मृतक भोजों में न जाने कितनी राशि खर्च होती है। यदि उस अव्यय को रोककर पूर्वजों के छोड़े उत्तरदायित्वों को पूरा करने की बात सोची गई होती, उनसे कम मात्रा में बन पड़े पुण्य कार्यों की क्षतिपूर्ति की गई होती, तो उसका प्रतिफल लोकोपयोगी कार्यों में बाढ़ आ जाने जैसा बन पड़ा होता। इन सब बातों पर विचार करने के उपरांत इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि प्रगतिशीलता की पक्षधर विचार क्रांति की नितांत आवश्यकता है। उसे पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि भी समझा जा सकता है। इसके लिए आवश्यक प्रचार साधन जुटाने की आवश्यकता है। इस निमित्त टेप रिकॉर्डर, वीडियो, स्लाइड प्रोजेक्टर जैसे कितने ही सुलभ उपकरण उपलब्ध हैं। चित्र प्रदर्शनियों से भी यह कार्य हो सकता है। चार्ट, नक्शे, चित्र दिखाने आदि का प्रबंध हो सकता है। शिक्षितों के लिए दीवारों पर आदर्श वाक्य लिखना भी उपयोगी होता है। इस हेतु चित्र प्रकाशन का कार्य हाथ में लिया जा सकता है और प्रत्येक अनुपयुक्तता के विरोध में और प्रत्येक आवश्यकता के पक्ष में प्रदर्शन करने का प्रबंध किया जा सके तो वे चित्र अतीव उपयोगी भूमिका निभा सकते हैं। जहाँ जो उपकरण संभव हो वहाँ उनके माध्यम से शिक्षित, अशिक्षित, बाल, वृद्ध, नर, नारी सभी को युग चेतना से अवगत कराने और प्रभावित करने की आवश्यकता है। नशेबाजी जैसी कितनी ही दुष्प्रवृत्तियां ऐसी हैं जो स्त्रियों में तो उतनी नहीं पाई जाती, पर पुरुष वर्ग उनके शिकंजे में बुरी तरह कसता चला जाता है। आरंभ में इनसे विशेष हानि होने वाले जैसी भयंकरता नहीं समझी जाती, पर धीरे धीरे उस धीमी आत्महत्या, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, अर्थव्यवस्था, परिवार, संतान सभी का सर्वनाश हो जाता है। इस कुटेव को घर में प्रवेश न करने देने, छोड़ने के लिए बाधित करने में स्त्रियों का रूठना, विरोध करना, असहयोग करना, समझाना आदि में जो भी तरीके संभव हों उन्हें अपनाकर यह प्रबंध करना चाहिए कि नशेबाजी घर में घुसने न पाए। यदि किसी रूप में घुस आई हो तो उसे हर संभव उपाय से हटाकर रहना चाहिए। कुरीति उन्मूलन की दिशा में न केवल प्रशिक्षित किया जाना चाहिए वरन उनसे इस मोर्चे को संभालने के लिए भी कहा जाना चाहिए। धन्यवाद। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम।